नमस्कार साथियों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था अभी से लगभग 3 घंटे पहले कि मैं लाइव आऊँगा और आपको एक ऐसे गाने की स्टोरी बताऊँगा जो लगभग 1933 के ज़माने में लिखा गया। और उस गाने की पूरी कहानी ये है कि उसको जिसने भी सुना आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि उस गाने में ऐसा क्या था और आखिर उसको सुनकर के लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि उनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए या क्या। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहानी की दास्तान कुछ इस तरीके से अलग से लिखी गई है। ये गाना ना किसी फिल्म स्टार ने लिखा और ना ही किसी फिल्म पर लिखा गया, ना ही किसी ऐसे कोई बड़े सिंगर ने लिखा। दरअसल इस गाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दुनिया में गाने अच्छे वही होते हैं, चलते वही हैं जो जिनको महसूस किया जाता है जिन गानों को, और जिनमें कुछ ऐसा होता है कि जो दिल को छूते हैं उन गानों को लिखा जाता है, वही गाने ज़्यादा चलते हैं। दरअसल ये एक हंगरी जो यूरोप का एक देश है, वहाँ पे एक स्ट्रगलिंग सॉन्ग राइटर थे और उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे कि उनका ब्रेकअप हो गया। और इस ब्रेकअप से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए अपनी इस पूरी कहानी से, अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के बाद इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उस ब्रेकअप के मात्र 30 मिनट बाद एक गाना लिखा। और वो गाना, उसमें उन्होंने उनके साथ जो उनका दर्द था वो पूरा उसमें अपना दर्द लिख दिया। अब कहानी को अगर एक तरीके से देखें तो बड़ी मतलब एक रोमांटिक गाना लगेगा कि इसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या लिखा होगा, लेकिन ये एक अधूरी प्रेम कहानी का ऐसा गाना निकला जिसने पूरी दुनिया में, एक तरीके से कहें तो पूरी दुनिया के सुनने वाले जो इस गाने को सुनते थे उन लोगों के लिए काल बन के आया। और इस गाने का टाइटल जो था वो था ग्लूमी संडे, जिसका मतलब होता है उदास रविवार। ग्लूमी संडे यानी उदास रविवार। ये गाना इतना डिप्रेशन भरा हुआ था, डिप्रेसिंग था कि इसको सुनने से दुनिया में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मौत क्या कहें कि आत्महत्या उन्होंने कर ली। जिसने भी सुना उसने आत्महत्या अपनी कर ली। और इस गाने को सुनने के बाद जिन लोगों ने सुसाइड किया उन्होंने अपने सुसाइड नोट में इस गाने की लाइनें लिखी, या फिर उनके जो कमरा था उस कमरे में उस गाने की रिकॉर्डिंग पाई जाती थी। वो कहीं ना कहीं से वो इस मतलब किस तरीके से इस गाने से जुड़े हैं उसका ये पता लगता था। और जो गाना बनाने वाले जो कलाकार थे उन्होंने खुद का गला, बिजली का जो तार होता है उससे दबा करके अपने प्राण दे दिए, घोट लिया, गला घोट दिया, जान दे दी। जिस गर्लफ्रेंड के लिए लिखा गया था उसने भी सुसाइड कर लिए। मतलब जो प्रेमी था उसने तो की, जिसने गाना लिखा, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो उसकी प्रेमिका थी, उसने भी अपना सुसाइड कर लिया इस गाने को सुनकर। और ये गाने को सुनकर जान देने वालों के मामले बढ़ते देखकर इस पर फिर बैन भी लगाया गया। और पूरे 63 साल, मतलब पूरा एक कह सकते कि गानों की जो फहरिस्त होती लगभग 6 दशक ये गाना बैन रहा। फिर 1933 में ये गाना बना और रिलीज हुआ। पूरे हंगरी में सुसाइड केस बढ़ गए। आत्महत्या के मामले में हंगरी दुनिया में 11वें नंबर पे आ गया। मतलब इतने मामले बढ़ गए कि 11वें नंबर पे हंगरी पहुंच गया। और इसके बाद इस गाने को दुनिया भर में अलग अलग आवाज़ों में, अलग अलग भाषाओं में लगभग 100 से ज़्यादा सिंगरों ने इसको गाने को अपनी आवाज़ दी। और एक अधूरी प्रेम कहानी थी। और ब्रेकअप हुआ जिस दिन, उस दिन रविवार था, तो उस रविवार को मनहूस रविवार के नाम से कहानी शुरू होती है। ये दौर 1933 का था, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और जो जिन्होंने गाना लिखा उनका नाम था रेज़ो पियानो। जो रेज़ो थे वो पियानो बजाने का काम छोड़कर कोई अच्छी नौकरी कर लें, इसको लेकर के वो ज़िंदगी आसान हो जाए, वो ऐसा चाहते थे। और ये रेज़ो अपना काम छोड़ने को राज़ी नहीं हुए जब, क्योंकि वो पहले ही गरीबी की मार झेल रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड चाहती थी कि वो कुछ काम कर रहे हैं और कुछ पैसा कमाए जिससे कि उन दोनों की ज़िंदगी बन सके और ऐसा कुछ
कि हर कोई आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का यही होता है कि जिसके पास पैसा है वही तो अच्छे से ज़िंदगी कट जाए, यही सब हर किसी का ये सपना होता है। और ऐसा हुआ कि इन दोनों के बीच जो रिश्ता चल रहा था इससे काफ़ी परेशान हो गई इनकी जो गर्लफ्रेंड थी और उसने उनको छोड़ दिया। रविवार को तूफ़ान और बरसात के बीच रेस्जो ने पेरिस में अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में बैठकर ये गाना लिखना शुरू किया और उन्होंने मात्र 30 मिनट में अपनी ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक भाव एक पन्ने में उतार दिए। जिसके बाद में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना लिखा था जिसमें वो मौत को गले लगाकर सारी दुनिया में अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा उनसे मिलना चाहते थे और उस गाने को नाम दिया ग्लूमी संडे। और ये उन्होंने लिख तो दिया लेकिन फिर उनको ये लग रहा था कि मैंने अब लिख लिया इस गाने को, मतलब गाना कैसे बनाया। एक तो एक मतलब एक कहानी सी लिखी थी पेज में और उनको अब असल तरीके से कैसे शब्द दिए जाएं, तो उसको लेकर के इनके एक दोस्त थे रेज़ो ने अपना गाना लिख लिया। अब इसको गाने का क्या करना है उसे समझ में नहीं आ रहा था और उसने अपने दोस्त उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था लास्लो ज़ेबोर को ये गाना दे दिया। और लास्लो उस समय के स्थापित मतलब जाने माने एक सिंगर थे और उन्होंने इस गाने को थोड़ा सा रीराइट किया। कहानी यहाँ भी कुछ वैसी ही हुई। कुछ समय पहले ही लास्लो की सगाई टूटी थी। वो अपनी मंगेतर के लिए अपने प्यार और दर्द को गाने में उतारना चाहते थे और उस गाने को थोड़ा सा दर्द भरा बना दिया। मतलब उन्होंने जो राजो ने पहले जो गाना लिखा था उसी में उनकी भी यही कहानी थी। उनकी शादी हुई थी और उनकी शादी टूट गई तो उन्होंने अपना भी उसमें दर्द जोड़ दिया कि ये हमारे दोस्त ने लिखा है, उसने अपने दर्द लिखा, मैं इसमें अपने दर्द मिला। उन्होंने भी अब उसमें अपने दोस्त कर दिया। अब फिर ये दोनों दोस्तों ने इस गाने को कंपोज करके रिलीज़ करने का प्लान बनाया और रेज़ो ने इस गाने को कंपोज किया। 1933 में ये गाना बनकर तैयार है जिसे बेजे आ विला जैंक नाम दिया गया, जिसका इंग्लिश में अर्थ था ग्लूमी संडे या सैड संडे। और गाना बना तो सॉन्ग राइटर्स को इसका पब्लिशर नहीं मिला क्योंकि गाना इतना ख़तरनाक था। जब पब्लिशर नहीं मिला ज़्यादातर तो जो पब्लिशर थे उन्होंने ये कहते हुए गाना नहीं ख़रीदा कि ये सुनने में बेहद डिप्रेसिंग है, मतलब इससे लोगों की बुद्धि पर या लोगों के दिमाग पे कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है, जिसको लेकर के उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आगे चल के करना पड़ सकता है उनके आगे आने वाले करियर में। तो जब किसी ने नहीं ख़रीदा तो उसके बाद में जब कोई पब्लिशर नहीं मिला तो उनको बेहद मतलब निराशा हुई और उन्होंने फिर कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस गाने को किस तरह सुनने में अच्छा लगेगा। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार गाने को पब्लिशर मिला और 1933 में सीट म्यूज़िक जो वहाँ की एक पब्लिशर था, वो सीट म्यूज़िक ने गाने की पहली रिकॉर्डिंग की कॉपी मार्केट में उतारी। 1936 में 33 में मतलब ये मार्केट में आया गाना और 36 आते आते 3 साल तक ये कई मौतों का कारण इस गाने, क्योंकि जो भी इस गाना सुनता था, जो भी सुसाइड करता था, वो इस गाने की या तो लाइनें अपने सुसाइड नोट में लिखता था या अपनी रिकॉर्डिंग बजा के रूम में रखता था। तो अब जब केस आने लगे तो 30 मार्च 1936 को टाइम मैगजीन ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें 1933 से 35 के बीच 17 से 18 आत्महत्याओं के केस ही उस समय सामने आए थे, ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादातर मामले सॉन्ग रिलीज़ के 3 साल बाद 1936 से शुरू हुए जब ये दुनिया में कई भाषाओं में रिलीज़ हुआ। मतलब पहले ये था कि केवल हंगरी में ही था, उसके बाद में जब ये अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ हुआ तब फिर इसके जो मामले थे वो बढ़ने लगे। सबसे ज़्यादा सुसाइड मामले हंगरी से सामने आए जहाँ एक साथ 17 लोगों ने एक एक कर जान दी। जैसे जैसे गाना पॉपुलर हुआ और होता चला गया, सुसाइड के मामले 17 से 100 तक पहुंच गए। 24 फरवरी 1936 में पहली बार लॉस एंजलिस टाइम्स ने इस सुसाइड के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया। अमेरिका में इंग्लिश लिरिक्स के साथ रिलीज हुआ था। अब गाना गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1936 में इंग्लिश में बनाया गया। गाने के लिरिक्स सेम एम लेविस ने लिखी थी जिसे आवाज़ दी थी हेल कैंप ने। पॉल रॉबसन जैसी दुनिया भर के कई नामी सिंगर्स ने इसकी लिरिक्स में बदलाव कर इस गाने को रिकॉर्ड किया था। इंग्लिश में गाना आते ही ये इंग्लिश देशों में तेज़ी से सुना जाने लगा और सुसाइड के मामले कुछ और बढ़ गए।
जिस लड़की पर ये गाना लिखा गया था उसने भी आत्महत्या कर ली। ग्लूमी संडे की कंपोज करने के जो आत्महत्या का जिस लड़की पे लिखा था उसने भी आत्महत्या कर ली। रेजो सेरेस ने अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तैयार किया था। ये गाना पॉपुलर हुआ तो रेजो ने अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा रिश्ते सुधारने की कोशिश की। जब मिलने गया तो पता चला कि लड़की ने गाना रिलीज होने के बाद वही गाना सुनकर अपनी आत्महत्या कर ली है, ऐसा उसे बाद में पता लगा। और जब उस लड़की की लाश मिली थी तो उसकी लाश के पास में जो सुसाइड नोट मिला उसमें ग्लूमी संडे की कुछ लाइंस लिखी थी। इसके बाद ये सिलसिला ऐसे शुरू होता गया और फिर न्यूयॉर्क टाइम उसमें 9 पन्ने की एक खबर छपी थी जिसमें 13 साल के एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जो अपने तलाकशुदा पिता के साथ रहता था, जिस कमरे में उसने फांसी लगाई वहाँ ग्लूमी संडे नाम की कॉपी मिली। वहाँ ग्लूमी संडे नाम का जो गाना था उसकी कॉपी मिली। वियना में एक टीनेजर लड़की ने गाना सुनते ही पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। लंदन में एक महिला ने यह गाना सुना और फिर नींद की दवाओं की ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली। बुडापेस्ट में एक दुकानदार जोसेफ केलर ने गाना सुनने के बाद आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें गाने की लाइंस लिखी हुई थी। और फिर ऐसे ये धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। और ये तो युवाओं की एक बात हो गई कि युवा किस तरीके से मतलब इस गाने को सुनते थे। उसके बाद 80 साल के बुजुर्ग ने 7वीं मंजिल से कूद कर आत्महत्या करी। आपको विश्वास नहीं होगा कि मतलब 80 साल का बुजुर्ग, गाने में इतना दर्द लिखा उसने, इस तरीके से बनाया गया, अलग अलग भाषाओं में ऐसे उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। उसमें जो भी ऐसे टूटे हुए सिंगर्स जिसको कह सकते हैं वो थे और उन्होंने उसमें अपनी लाइंस जोड़ी और 80 साल के बुजुर्ग पर इतना उसका प्रभाव पड़ा कि 7वीं मंजिल से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। उस ज़माने में टेलीविज़न का ज़्यादा ज़माना था नहीं, ग्रामोफोन पर ग्लूमी संडे बज रहा था। एक ग्रुप के कई लोगों ने एक साथ जर्मनी के डानुबी नदी है, जर्मनी में एक डानुबी नदी है, उसमें कूदकर जान दे दी। उनके पास भी ग्लूमी संडे की रिकॉर्डिंग मिली थी। इटली के एक लड़के ने सड़क में भिखारी के पास बज रहे ग्लूमी संडे को सुनने के बाद अपना सब कुछ उस भिखारी को दे दिया और फिर डूबकर आत्महत्या कर ली। इन मौतों को गाने से इसलिए जोड़ा गया क्योंकि मरने वाले ज़्यादातर लोगों के घर में ग्रामोफोन में ग्लूमी संडे बज रहा था, जिसके बाद में कई लोगों के सुसाइड नोट में गाने की लाइंस लिखी मिली थी। ऐसे ही कुछ और भी थे जो किसी कंसर्ट में गाना सुनकर आए थे, मतलब किसी न किसी तरीके से वो इस गाने से जुड़े हुए थे। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिसके बाद में बीबीसी ने 63 साल तक इसको गाने को बैन रखा, लेकिन फिर बीबीसी ने ही इसको तुरंत बैन लगा दिया। फिर 12 जून 2004 को ये गाना दोबारा दर्शकों को सुनाया गया। बीबीसी रेडियो की वेबसाइट में मिले वोट्स के मुताबिक ये आज भी दुनिया के सबसे उदास गानों के टॉप 5 में आता है। मतलब 1933 से लेकर 2004 तक टॉप 5 में गिना जाता था ये गाना, इतना सैडनेस भरा हुआ था। और अब इतनी सारी आत्महत्याएं हुई, सब आत्महत्याओं का एक गाने से जुड़ा होना। अब इस सवाल ये उठता है कि आखिर इस गाने में ऐसा था क्या, ऐसा क्या था जिसको लोग सुनने के बाद सुसाइड कर लेते थे। दरअसल इस गाने को बेहद ही उदासी और निराशा भरे शब्दों में लिखा गया था। गाने के भाव मौत को बेहतर और ज़िंदगी को ख़राब बताते हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि मौत जो है वो ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है, ज़िंदगी जीने में कोई है नहीं, कुछ नहीं रखा है, इसलिए आत्महत्या कर लो या सुसाइड, जिस तरीके से भी आप चाहते हो ज़िंदगी को ख़त्म करो, मौत को गले लगा लो, ऐसा इस गाने का भाव था। इस पूरे गाने में सिर्फ मरने के बारे में ही लिखा था। इसे गाया भी इतने दुख भरे अंदाज में था कि सुनने वालों को जीने से बेहतर मरना लगने लगा। ये गाना आत्महत्या के लिए उकसाने वाला इसलिए भी रहा क्योंकि 1933 के दौरान दुनिया भर में कई देश बर्बादी की कगार पे थे, क्योंकि उसमें विश्व युद्ध चल रहा था, जंग का माहौल था। पहले विश्व युद्ध ने कई देशों को, इकॉनमी को इतना ख़राब कर दिया था कि लोग भुखमरी, गरीबी, मतलब तंगी हालत बहुत थी, इसलिए भी था।
इकॉनमी को ख़त्म कर दिया जंग के हालातों ने, और दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की कगार पर आ रही थी। पहला ख़त्म हो गया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा महंगाई, गरीबी, भुखमरी फैल गई, और फिर उधर दूसरा युद्ध भी शुरू ही होने वाला था। और हर तरफ निराशा, डिप्रेशन था, लोगों में ये माहौल था कि मतलब कैसे आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है। और उसी बीच ये गाना रिलीज़ हो जाता है। 1933 से 1939 तक दुनिया का ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट के स्टॉक मार्केट क्रैश से कई देश भुखमरी का सामना कर रहे थे। कई लोगों की जान जा रही थी, कई लोग अपने देश छोड़ रहे थे और पलायन कर रहे थे। मतलब उस भुखमरी से बचने के लिए सब इधर उधर भाग दौड़ मची थी, और भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी अक्सर डिप्रेशन में चला जाता है। इस वजह से इस गाने का थोड़ा सा और ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था लोगों पर। अब गाना रिलीज़ हुआ, उसके 35 साल बाद कंपोज़र ने रविवार को आत्महत्या, मतलब ग्लूमी संडे को ही कंपोज़र ने भी अपनी आत्महत्या कर ली। 11 जनवरी 1968 को ओरिजिनल ग्लूमी संडे के कंपोज़र रेजो सैरिस ने आत्महत्या कर ली। ये संयोग था या सोची समझी कोशिश कि उन्होंने रविवार को ही मौत को गले लगाया। पहले रेसो ने अपने छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उन्हें बचा लिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने एक तार से अपना गला घोंटकर आत्महत्या किया। आप समझ सकते हो, मतलब कोई आदमी खिड़की से कूदा, वहाँ बच गया, लोगों ने उसको बचा लिया किसी तरीके से। हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो वहाँ उसने अपने वायर से अपना गला घोंटकर आत्महत्या कर ली। अच्छा, ये बड़ी फिर आपके सब मतलब मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये आखिर था कौन, ये कौन थे रेजो सैरिस। ग्लूमी संडे सॉन्ग के जो कंपोजर रेजो सैरिस का जन्म बुडापेस्ट में हुआ था। ग्लूमी संडे गाना रिलीज होने से पहले ये एक मामूली पियानिस्ट थे, मतलब पियानो बजाते थे, मतलब ज़्यादा कोई मशहूर सिंगर नहीं थे। गाना रिलीज होने के बाद इन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी लेबर कैंप में बंदी बनाकर रखा गया था, क्योंकि ये यहूदी थे। नाजी कैंप से बचने के बाद रेसो ने थिएटर और सर्कस में काम किया। एक हादसे में जब इनके हाथों में गहरी चोट आई तो इन्हें सर्कस की नौकरी छोड़ना पड़ी, और ये एक हाथ से पियानो बजाने की भी कला जानते थे। मतलब तो इनकी ज़िंदगी में भी काफ़ी है। इस विश्व युद्ध के दौरान इन्हें नाजी जो बंदी कैंप था उसमें बंद कर दिया गया, तो वहाँ से भी ये किसी तरीके से छूटे और फिर ये अपनी मामूली ज़िंदगी सर्कस में काम करके पैसा कमाने के मतलब एक ज़िंदगी चलाने के लिए करने लगे। और जब इनको हिटलर का ज़माना था, नाजी कैंप में किस तरीके के डिप्रेशन, नाजी का कैसा रवैया रहता था लोगों के अपनी बंदियों के प्रति, अब जो उनके बंदी होते थे उनके प्रति नाजी कैसा अपना रवैया रखता था, वो सब जग जाहिर और सब लोगों को पता है कि हिटलर कौन था। हिटलर की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पता लगेगा कितना मतलब इतिहास का एक मतलब बहुत ही खूंखार आदमी अगर कहें तो। और पहला विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था, उस समय हंगरी में रहते हुए ये काफ़ी गाने हिट हुए। गाने खूब पसंद किए जाते थे, लेकिन हंगरी देश से वफादार रहते हुए वो कभी अपने गानों की रॉयल्टी लेने यूएस नहीं गए। नाजी लेबर कैंप से निकलने के बाद रेजर डिप्रेशन में थे। वहीं उनकी माँ भी इस दर्द से उबर नहीं सकी। इस बात से वो चिंतित रहते थे। जो विश्व युद्ध के दौरान उनके परिवार के साथ जो रहा होगा उससे उनकी जो माता थी वो भी काफ़ी दुखी रहती थी, तो थोड़ा घर का भी माहौल उनसे नहीं देखा जा रहा होगा, तो वो भी उसका भी एक प्रभाव रहता है। फिर ये अब इन्होंने ग्लूमी संडे गाना तो बना लिया, गाना बनाकर अब ये परेशान रहने लगे थे, काफ़ी परेशान रहने लगे। ये ग्लूमी संडे जो रेसो के करियर का सबसे हिट गाना था, लेकिन इसे बनाकर वो परेशान रहते थे। उन्हें ये चिंता सताती थी कि ये ग्लूमी संडे के बाद कोई भी ऐसा गाना नहीं बना सकेंगे जिसे इतना पसंद किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो अपने शब्द थे, जो इनके साथ जो इनकी ज़िंदगी में हुआ, उन्होंने सब कुछ एक ही गाने में डाल दिया। अब उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे पास अब शब्द नहीं है कि हम आगे क्या लिखेंगे जो लोगों को पसंद आए। सॉन्ग से रिलिस्ट और उनकी एक्स मंगेतर ने भी आत्महत्या की थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये गाना लिखने वाले लास्जो ज़ैवर की मौत का कारण भी आत्महत्या थी। वहीं उनकी एक्स मंगेतर ने भी गाना रिलीज होने के बाद आत्महत्या की थी, जिनके अलग होने के बाद लास्लो ने गाने के लिरिक्स लिखे थे। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि लगभग ये 100 से ज़्यादा भाषाओं में इस गाने को
रिलीज़ किया गया था, जिन जिन लोगों ने इस गाने को अपनी अपनी भाषा दी, अपने अपने देश की भाषा में रिलीज़ किया, 100 से ज़्यादा सिंगरों ने भी इस विवादित गाने को आवाज़ दी और उन्होंने भी आत्महत्या कहीं ना कहीं कर ली। गाने की दर्दनाक कहानी है और इस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है। 21 अक्टूबर 1999 को हंगरी जर्मनी में फ़िल्म ग्लूमी संडे रिलीज़ हुई। मतलब ग्लूमी संडे नाम से गाना हुआ और गाने के बाद ग्लूमी संडे नाम से एक फ़िल्म भी रिलीज़ हुई। ये फ़िल्म ग्लूमी संडे गाने से डरावने इतिहास और उसके कंपोज़र रेज़ो सेरेस और उनकी अधूरी लव स्टोरी के इर्द गिर्द बनी थी। हालांकि इसे ऑफिशियली रेज़ो की बायोग्राफी घोषित नहीं किया गया था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे रेज़ो ने वो गाना बनाया और कैसे ये गाना इतनी मौतों का कारण बना। अब देखने वाली बात यह है कि हम गानों को अपने अंदर कितना महसूस करते हैं, और असल बात भी यही है कि गाना हो या फिल्म हो, वही आजकल के ज़माने में चलती है जो लोगों के दिलों को छूती है, और जो देखने वालों को जो व्यूअर्स होते हैं उनको ये लगता है कि ये चीज़, ये गाना, ये फिल्म, ये डॉक्यूमेंट्री, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो कुछ अलग होती है, और ऐसा ही कुछ इस गाने में था। तो बड़ी ही अजीबोगरीब ये कहानी थी जिसको मैंने आपके सामने रखा, और काफ़ी अच्छी थी क्योंकि ये एक पहला ऐसा गाना मैंने सुना है कि किसी गाने की वजह से 200 से ज़्यादा लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं इस गाने से जुड़े थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और गाने बनाने वाले ने आत्महत्या कर ली, जिसने भी गाना सुना उसने आत्महत्या कर ली, जिसके लिए लिखा उसने आत्महत्या कर ली। तो ये काफ़ी चर्चित खबर थी। आज मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो मतलब कुछ जो हम देखते हैं आजकल की दुनिया में जो चल रहा है, हमें उसको पूरी तरीके से अपने जीवन में नहीं उतारना है। हमें वो चीज़ें पकड़नी चाहिए जो हमारे लिए पॉजिटिव हैं। अब अगर हम बेफालतू की चीज़ें जो हमारे दिमाग में निगेटिवनेस लाती हैं, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं जो इस गाने से जुड़े लोग थे, जिन लोगों ने इस गाने को सुनकर आत्महत्या की, तो वो थोड़ी जो नकारात्मकता है वो हमारे दिमाग में आती है और उसको फिर हमें कुछ गलत करने का हमारा मन करता है। तो मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है जो मैंने आपको बताया कि आपने इस गाने के बारे में तो जाना, लेकिन इस गाने को सुनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमने जो जानकारी आपको दी, हमने तो आपको एक जानकारी के तौर पर दिया और आप लोग उसको सुने, फिर कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़े और आपको कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसी नकारात्मकता आए जिससे आपको कुछ गलत करने का मन करे। तो प्लीज़ एक छोटी सी सूचना थी जो मैंने आपको दी, और इसको एक सूचना के तौर पर ही लें, अपने दिल दिमाग में इसे उतारने की कोशिश ना करें। बस ऐसा मैंने इसलिए दिया क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इस ज़माने में, इस दुनिया में गानों का, फिल्म का कितना प्रभाव रहता है। क्योंकि आजकल जितनी भी फिल्में आ रही हैं वो किसी न किसी तरीके से जनता से जोड़ दी जाती हैं, या तो वो किसी एक धर्म विशेष को लेकर के होती है, फिर उसमें राजनीति चलती है। जैसे अभी कई गाने आए हैं, कई फिल्में आई हैं जिनको धर्म से जोड़ा गया, फिर कोई धर्म विशेष उस पर सवाल उठाता है, फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इससे क्या है, जो हमारे बीच की कम्युनिटी है, जिनके बीच हम रहते हैं, उसके बीच में जो एक डिफरेंस, अंतर पैदा हो जाता है, उस अंतर को भी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम हमेशा सकारात्मक चीज़, पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में रखें, अपने दिल में रखें, तभी हम आगे चलकर कुछ कर सकते हैं। हमको सीखना वही चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ों में सच्चाई छुपी होती है जिनको हमको लेना चाहिए, लेकिन उस नकारात्मकता को छोड़कर, नकारात्मकता को हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। इसलिए जो भी इस पूरी कहानी मैंने बताया उसमें से जो आपको पॉजिटिव लगा हो उसको तो आप ले लें, बाकी जो नकारात्मक चीज़ हो उसको छोड़ दें। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, और
आज के लिए बस इतना ही। और आज रात 12 बजे से नए साल 2023 की भी शुरुआत हो रही, तो उसकी हमारी तरफ से आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार।